Hello students, so this is Varsha Sharma again with you with a new chapter of class 8th, which is chapter 2 of civics, vision set by our constitution. So let's start the chapter without delaying it any further. So the first topic of our chapter is the preamble of our constitution. अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि हमने पहले सब ये चीज़ें पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है हमने। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से बनाया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एक विजन सेट किया हुआ है, वो किस तरह का है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? सो प्रीएम्बल की डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोर्स बुक आप खोलोगे तो शुरुआत में आप कुछ टॉपिक्स देखोगे जिसमें लिखा होता है प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन। तो वो क्या चीज़ है, उसमें हम ये बताते हैं कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक में किस तरह का मैटर दिया हुआ है, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे आगे और आप क्या क्या सीखेंगे। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया होता है कि हम इस बुक में ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन में जो भी दिया हुआ है उसके में, उस पूरी चीज़ को कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, आगे समझ में काफ़ी ईजी सा टॉपिक है। सो द प्रीएम्बल of our constitution is an introductory statement stating the aims and objectives of the constitution. The preamble of our constitution states that India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. अब ये सारी चीज़ें हमारे preamble में स्टेट की गई हैं। होती क्या हैं ये चीज़ें, आइए पढ़ते हैं। So first is sovereign. Sovereign means absolute independence, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल पावर से कंट्रोल नहीं होती है, वो वर्क करती है फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, पीपल्स विल के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। सो सॉवरेन स्टेट्स, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट में फंड्स हैं वो यूज़ किए जाने चाहिए, जो नीडी हैं उनकी हेल्प के लिए। मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए सभी लोगों को, और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दिस इज स्टेटेड इन सोशलिस्ट। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर क्या कहता है? न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के मैटर्स में न्यूट्रल है हमारी गवर्नमेंट, मतलब इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। किस तरह से? यहाँ पर किसी भी एक रिलीजन पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सारे रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजन्स फॉलो करने वाले लोग हैं। किसी भी पर्सन पे कोई दबाव नहीं बना सकता कि उसको एक स्पेसिफिक रिलीजन ही फॉलो करना है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। ठीक है, ये सेकेंडली हमारा जो प्रीएम्बल है वो स्ट्रेट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमारा जो प्रीएम्बल है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर रिलीजन उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। अब कई सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजन ग्रुप्स हैं। अगर रिलीजियस ग्रुप्स काफ़ी सारे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई रिलीजियस ग्रुप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो और कोई रिलीजियस ग्रुप छोटा हो, मतलब माइनॉरिटी में हो। तो अगर बड़ा रिलीजियस ग्रुप छोटे रिलीजियस ग्रुप को ओवरकम कर लेता है, उसको फोर्स करता है कि वो बड़े रिलीजियस ग्रुप को ही फॉलो कर सकता है, वही रिलीजन फॉलो कर सकता है, तो ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगी सेक्युलर कंट्री के लिए। तो इसी वजह से हमारी कंट्री को सेक्युलर रखने के लिए काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए जो फॉलो किया जाता है वो है कुछ स्ट्रैटेजीज़। आइए स्टेट करते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ को। फर्स्ट इज इंडियन स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी सिंगल रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। इंडिया कोई भी एक रिलीजन को नहीं प्रमोट करना चाहिए और सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। द इंडियन स्टेट शुड
follow a policy of non-intervention and respect all religious sentiments without interfering with any of the religious practices. Indian state कोई सा भी should follow policy of non-intervention, मतलब किसी भी religious activity में interfering नहीं होनी चाहिए, किसी भी पर्सन के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट नहीं किया जाना चाहिए. जो भी इंडियन स्टेट है वो सपोर्ट करना चाहिए कल्चरल ग्रोथ को, सोशल ग्रोथ को किसी भी रिलीजन की. फॉर एग्जांपल कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है तो वो ओपन होनी चाहिए टू रन इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज जो भी इंडियन स्टेट है इट शुड इंश्योर दैट एनी रिलीजियस ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द अदर. कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप को ओवरपावर या डोमिनेट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, इंडियन स्टेट शुड प्रोटेक्ट मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड बाय अदर मेंबर्स. मतलब प्रोटेक्ट भी करना है किसी एक रिलीजियस ग्रुप को ताकि उसको कोई और डोमिनेट नहीं कर पाए, सब फ्रीली अपना रिलीजन फॉलो कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक. सो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये हम सभी ने पढ़ा है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो हमारे लोकल पीपल हैं उन्होंने ही बनाई है. लोगों के, हमारे जो लोग हैं उन्हीं में से एक रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड हुआ और उसी को हमने इलेक्ट करा, वो हमारे लिए ही वर्क करेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है एक डेमोक्रेसी में. हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, दैट्स वाई हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज रिपब्लिक. अब रिपब्लिक क्या है? इट इज़ अ स्टेट व्हेन power is in the hands of representatives elected directly or indirectly by the people. मतलब कि हमने जो जिस पर्सन को इलेक्ट किया है उसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं. वो कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है और वो उन पावर्स को यूज़ कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का. वो इनडायरेक्टली किसने इलेक्ट किया है? पीपल ने इलेक्ट किया है फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आइडियल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉ. अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारे कुछ आइडियल्स थे विच वर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये चार हमारे आइडियल्स थे एंड वी वांट टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियल्स. तो इन आइडियल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए था कि ये सारे आइडियल्स विद ट्रांसपेरेंसी, विदाउट एनी एम्बिग्विटी ईजीली इम्प्लीमेंट हो सकें ताकि ये ज़्यादा रियलिस्टिक बने. ठीक है, ताकि ये फॉलो किए जा सकें. सो दैट्स वाई वी मेड अ वे टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियल्स. These ideals were further granted to us by the Indian Constitution as fundamental rights, directive principles of the state and fundamental duties. ये सारी चीज़ें हमें implement करी गई through these three things: fundamental rights, directive principles of the state, policies and fundamental duties. तो हमने ideals को इन फॉर्म में implement किया. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is fundamental rights. So the definition of fundamental right is the Constitution of India offers all the citizens some basic rights. These rights are known as fundamental rights. मतलब कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है एंड दीज बेसिक राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. नाउ अगर कोई पर्सन डिनाई करता है कोई भी फंडामेंटल राइट को फॉलो करने के लिए, सो वी कैन present that person into Supreme Court and that person is answerable to the Supreme Court of his denial to follow a fundamental right. We have 7 fundamental rights which are as follows: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies and right to education. तो इन fundamentals को descriptive way में पढ़ते हैं. लेट्स कम टू अवर फर्स्ट राइट, राइट टू इक्वालिटी. अब राइट टू इक्वालिटी स्टेट करता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. हर पर्सन इक्वल है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, कोई भी उसका रिलीजन हो, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, बट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी ये भी इंश्योर करता है
कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड एवरी पर्सन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस होनी चाहिए हर पर्सन की। ये कौन स्टेट करता है? राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी की कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्टेट कैन मेक रिजर्वेशंस फॉर वुमेन। ऑल्दो राइट टू इक्वालिटी ये स्टेट करता है कि विद ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या सेक्स आपको डिस्टिंग्विश या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बट राइट टू इक्वालिटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं कि विमेन के लिए रिजर्वेशन रख सकता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे जो क्लासेस बैकवर्ड हैं उनके लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आती है। फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट्स एंड आइडियाज़ थ्रू स्पीचेस, राइटिंग्स और न्यूज़पेपर्स। स्पीच, राइट और न्यूज़पेपर के थ्रू कोई भी पर्सन अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। ही और शी इज़ फ्री टू क्रिटिसाइज एंड स्पीक अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी पर्सन बोल सकता है, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल, इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना चाहता है वो उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए असेंबल हो सकता है। वो अपने दोस्तों को या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को असेंबल कर सकता है ताकि अपने वो आइडियाज़ शेयर कर सके, बट दैट असेंबली शुड बी विदाउट एनी आर्म्स एंड एट अ पीसफुल प्लेस, ठीक है। कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, आर्म्स मतलब हथियार नहीं होने चाहिए, और पीसफुल होनी चाहिए वो असेंबली। ये इस फंडामेंटल राइट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पर आर्म्स नहीं होने चाहिए। आर्म्स मतलब हथियार नहीं होने चाहिए, ये रूल है इसके लिए फॉलो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। अब सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस लाइक, अब एसोसिएशन और यूनियन क्या होती है? लाइक ट्रेड यूनियंस एंड एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटीज़। ट्रेड यूनियंस, जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो यूनियंस बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रेड यूनियंस, उसमें वो सारे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो वी हैव फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, मतलब कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि हर पर्सन को फ्रीडम है कि वो किसी भी पार्ट में रह सकता है। रिजाइड करना मतलब रह सकता है या सेटल हो सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू चूज अ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। एवरी पर्सन और एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चूज हिज और हर फेवरेट प्रोफेशन, जो भी उन्हें पसंद है वो प्रोफेशन वो चूज़ कर सकते हैं या ऑक्यूपेशन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन स्टेट करता है कि अ पर्सन हैज़ द राइट टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो, किसी पर्सन को वेजेस कम मिल रहे हो, वेजेस क्या होता है? डे टू डे सैलरी। तो किसी पर्सन को वेजेस कम मिल रहे हों या फिर चाइल्ड अब्यूज़ हो रही हो, फोर्स लेबर हो रहा हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा हो, तो उस बेसिस पे हर पर्सन को राइट है कि वो इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, ये राइट प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स्ड लेबर को और चाइल्ड लेबर को, ठीक है। इस राइट के अंदर ही आता है कि चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर फ्री टू फॉलो, परस्यू और प्रीच एनी रिलीजन, ठीक है। कोई भी पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर सकता है। जो रिलीजन वो फॉलो कर रहा है उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता या कोई चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Every child has the right to receive education up to any level in any educational institution without being discriminated on the basis of caste, creed, religion and sex. In caste, creed, religion और sex के basis पे किसी को भी discriminate करना allowed नहीं है for receiving education. Education के लिए आप किसी को discriminate नहीं कर सकते, ठीक है। ये cultural and educational right बताता है, ठीक है। अब cultural का मतलब क्या है
कि सिटीजन्स जो हैं हमारे कंट्री के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई किसी भी कल्चर को, ठीक है। कल्चर मतलब हम जो फॉलो करते हैं किसी भी रिलीजन में एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ कल्चरल एक्टिविटीज़। तो हम किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता या फोर्स नहीं कर सकता एक स्पेसिफिक कल्चर को फॉलो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है बिकॉज ये राइट हमें अलाउ करता है कि हम जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनको फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई पर्सन डिनाई करता है फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने से तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। यही वो राइट है जो हमें ये फ्रीडम देता है कि हम किसी पर्सन को अक्यूज़ कर सकते हैं फॉर नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल राइट और फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। जो हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े उसको अगर कोई पर्सन वायलेट करता है तो हम उसे अक्यूज़ कर सकते हैं फॉर नॉट डूइंग द सो विच इज़ मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। It allows citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state or an individual. अगर कोई स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो भी आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और कोई इंडिविजुअल पर्सन आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या स्पेसिफाई करता है कि एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू रिसीव एजुकेशन, ठीक है। हर चाइल्ड को राइट है एजुकेशन रिसीव करने का, हर चाइल्ड को फ्रीडम है कि वो किसी भी लेवल की एजुकेशन रिसीव कर सके, ठीक है। किसी भी लेवल की, हाई लेवल की भी, और वो किसी भी पॉइंट पे अपनी एजुकेशन छोड़ भी सकता है। बट 1 अप्रैल 2010 ये हमें याद रखने वाली डेट है। 1 अप्रैल 2010 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड अ लॉ मेकिंग एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। 1 अप्रैल 2010 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो कब आया है? 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। कब इम्प्लीमेंट हुआ है? 1 अप्रैल 2010। ओके, सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल in governance of the country, but they are not legally enforceable. They are guidelines for creating a social order characterized by social, economic and political justice, liberty, equality and fraternity as written in constitution's preamble. मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं हमारी हमारी कंट्री की गवर्नेंस में। हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। ये गाइडलाइंस हैं ताकि हम सोशल ऑर्डर को या फिर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को बनाए रख सकें। उस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं इट कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and we will continue our chapter in our next lecture. Thank you very much.